रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं दिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच न्यास से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 31 जुलाई को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है और हमने यानी कि रचनात्मक लेखन मंच न्यास ने इस अवसर पर 5 मिनट ऑडियो वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया था। आपने काफ़ी सारी कहानियों की काफ़ी अच्छी समीक्षाएं सुनी होंगी यूट्यूब और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए। आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे कि हमें भी काफ़ी कुछ उन ऑडियोज़ और उन वीडियोज़ से सीखने को मिला। आज मैं आप सबके सामने अपनी आवाज़ में मुंशी प्रेमचंद जी की एक सुप्रसिद्ध कहानी सवा सेर गेहूँ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और आशा करती हूँ कि मैं जो उन्होंने कहने की कोशिश की थी वो अपने शब्दों में आप तक बखूबी पहुँचा पाऊँगी। यूँ तो उनकी लिखी कितनी ही कहानियाँ सुप्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध और महान कहानीकार हैं। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 यानी 1880 को बनारस के पास के लम्ही नामक गांव में हुआ था और अपनी कहानियों के माध्यम से उन्होंने उस समय की सामाजिक अव्यवस्था का चरित्र चित्रण बड़े ही यथार्थ तरीके से किया है। प्रेमचंद जी ने शोषित और वंचित किसान की दयनीय स्थिति को अपनी कहानी सवा सेर गेहूं में व्यक्त किया है। सवा सेर गेहूं शंकर नामक एक सीधे साधे और भोले भाले किसान की कहानी है जिसे धोखे से ऋण के जाल में फंसा दिया जाता है। शंकर एक भोला भाला किसान है। वह किसी प्रकार अपना जीवन यापन करता है और 2 जून का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है। उसकी जिंदगी खस्ता हाल में गुजर रही है और इस बीच उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे उसका जीवन नरकीय हो जाता है। उसके दरवाजे पर एक दिन एक साधु महाराज आते हैं और उनको खिलाने के लिए उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप उसके पास अन्न नहीं होता। घर में जौ तो था, पर साधु जी को मोटा अनाज कैसे खिलाए ये सोचकर शंकर पूरे गांव में गेहूं का आटा मांगने जाता है, परंतु खोजने पर भी गांव में गेहूं का आटा नहीं मिलता। तब वो विप्र जी के घर जाता है और वहां आटा तो नहीं, उसे सवा सेर गेहूं मिलता है। शंकर की पत्नी गेहूं का आटा पीसती और भोजन बनाती है। साधु महात्मा खा पी कर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, परंतु उनका आशीर्वाद अफसोस किसी काम नहीं आता और यही सवा सेर गेहूं आगे चलकर शंकर के गले की फांस बन जाता है। किसान शंकर बहुत भोला इंसान था। वो छक्का पंजा नहीं जानता था। उसने सोचा कि नाप तौल कर सवा सेर गेहूं क्या वापस करूं, विप्र जी को थोड़ा ज्यादा ही दे देता हूं। इस तरह शंकर लगातार ब्राह्मण महाराज यानी कि विप्र जी को खलिहान देते वक्त 1 आध सेर अनाज ज्यादा ही दे दिया करता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहले मुद्रा नहीं परंतु वस्तुओं का प्रचलन था। इसे अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके तहत किसान गांव की अर्थव्यवस्था और सामाजिक धार्मिक कार्यों में सहयोग करने वाले वर्गों को उपज का एक हिस्सा दे दिया करते थे, जैसा कि ब्राह्मण, लोहार, कुम्हार, जमींदार आदि को फसल कटने पर अनाज दिया जाता था और इसे ही खलिहान कहते थे। आज भी हमारे भारत के कई गांवों में प्रथा प्रचलित है। 7 साल बाद अचानक एक दिन विप्र जी ने शंकर से कहा, कल घर आकर अपने बीज बैंक यानी कि उधार का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5 मन गेहूं कब से बाकी पड़ा है। और शंकर चौंक जाता है। अब से पता चलता है विप्र जी ने सवा सेर गेहूं का 5 मन बना दिया है। तो वो प्रतिरोध करता है। वो कहता है कि आपने पहले क्यों नहीं कहा, मैं तो हर बार आपको अनाज ज़्यादा देता था। विप्र जी ने कहा, उसका तो कोई हिसाब नहीं और ना ही तुमने ऐसा कुछ कहा था। अब शंकर इतना अनाज देने में अपनी विवशता दिखाता है तो विप्र जी उसे नरक का भय दिखाते हैं। अशिक्षा की वजह से शंकर डर जाता है और सोचता है कि भाई एक ऋण, वो भी ब्राह्मण का ऋण, वही में नाम रह गया तो सीधे नरक जाऊंगा। और डर से विप्र जी से कहता है कि तुम्हारा सारा हिसाब यहीं चुका दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं। मगर महाराज ये कोई न्याय नहीं है। शंकर ने कहा, हिसाब लाकर बता दो कितना देना है। विप्र जी ने हिसाब ला के बता दिया कि गेहूं के दाम 60 रुपए हुए तो 3 रुपए सैकड़ा सूद, साल भर ना देने पे 3.5 रुपए सैकड़ा सूद लगेगा। इस तरह दस्तावेज लिख दिया जाता है। दस्तावेज की तहरीर 1 रुपया भी शंकर को ही देना पड़ता है। शंकर दिन रात मेहनत करके तथा सिर्फ जीवित रहने के लिए एक समय भोजन करता और चिलम भी त्याग देता है ताकि पैसे बचाकर जल्दी से उधार चुकता कर सके। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकलता है। साल के अंत में 60 रुपए जमा हो गए और रुपए लेकर शंकर विप्र जी के पास गया और 60 रुपए उनके चरणों में रख दिए। विप्र जी ने कहा, सूद के 15 रुपए का है। शंकर बोला, अभी इतना ही लेकर मुझे ऋण कीजिए, बाकी भी दे दूंगा। परंतु विप्र जी न माने। शंकर पूरे गांव में घूम आया, उसे 15 रुपए किसी ने न दिए, क्योंकि वो विप्र जी का शिकार था और उसकी मदद करके कोई भी उनके कोप का भाजन नहीं बनना चाहता था। कहते हैं कि क्रिया के पश्चात
प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। साल भर तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जो वो पूरी तरह से ऋण चुका ना पाया तो उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा होने लगी और शंकर हार मान लेता है। वो समझ लेता है कि अब वो ऋण नहीं चुका सकता, थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और अंत में वो 1.25 सेर गेहूं के एवज में विप्र जी का बंधुआ मजदूर बन जाता है। बंधिया मजदूर की स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा विप्र जी के यहाँ बंधुआ मजदूर बन जाता है। गेहूं के दाने किसी देवड़ा की शाप की भांति ताउम्र उसके सर से नहीं उतरे। ये एक सत्य घटना है और ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों को आज भी दुनिया में कोई कमी नहीं है। अशिक्षा से ग्रसित लोग आज भी साहूकारों और उच्च वर्ग के लिए ऋण से मुक्त नहीं हो पाते हैं। शंकर के बेटे जैसे अनेक बेटे आज भी विप्र जैसे लोगों की निर्दयता और अन्याय की गिरफ्त में है। उनका उद्धार कब होगा भी नहीं, ये तो ईश्वर ही जाने। ये कहानी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। यदि शंकर शिक्षित होता तो विप्र जी के नरक के भय से कभी न डरता और तथा स्वयं अन्नपूर्णा होते हुए 1.25 सेर गेहूं के बदले बंधुआ मजदूर तो ना बनता। ये कहानी एक और बात दर्शाती है कि जहाँ साल भर मेहनत करके शंकर 60 रुपये बचा सकता है तो थोड़ी मेहनत और कर लेता तो कर से ऋण भी हो जाता, परंतु उसकी आशा निराशा में बदल गई, जिसने उसने आगे मेहनत ही नहीं करने दी। कहते हैं आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा ही संचार का संचालक है। अतः आशावान व्यक्ति हर बाधा को पार कर लेता है। आशा करती हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाहती थी या आपको इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद बताना चाहते थे वो आप सब समझ गए होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और इस प्रतियोगिता को सफल बनाया उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप सबका सादर धन्यवाद, सादर अभिनंदन। और आप सबके ज़रिए ही, आप सबके साथ ही ये प्रतियोगिता सफल हो पाई है और जल्दी ही आपको इसके परिणाम भी जानने को मिलेंगे। आशा करती हूँ इसके परिणाम जानने के लिए आप भी उतने ही उत्सुक होंगे जितने इसके परिणाम जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। फिलहाल तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास करके विनीता सिसोदिया मैम जो इस पूरे प्रतियोगिता की सूत्रधार है, मैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनसे कहना चाहती हूँ कि मैडम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, कि आपने मुझे इसको होस्ट करने का अवसर प्रदान किया। और प्रभात जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हर वक्त पे मेरा साथ दिया। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ काम करवा नहीं पाई मगर फिर भी उन्होंने इस प्रतियोगिता को बहुत अच्छे से संभाला। और साथ ही साथ उन सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने ग्रुप में होकर के मुझे इस बात का समर्थन दिखाया, मुझे इस बात की आशा दिखाई कि वो सब मेरा साथ देंगे, जिसके ज़रिए मैं इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाने में सफल हो पाई हूँ। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।